हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। बॉयलर से रिलेटेड अक्सर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो स्पेशली पावर प्लांट इंटरव्यू में आप जाते हैं और वहां से बॉयलर पे आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में कवर करने का कोशिश करूंगा। और अगर आपके पास भी कुछ क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट में लिखें और नेक्स्ट वीडियो में उस सारे क्वेश्चंस को मैं कवर करने का कोशिश करूंगा। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन बॉयलर से रिलेटेड आपसे क्या क्या इंटरव्यू में पूछे जाते हैं उस पर ये वीडियो है। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। और जो भी फ्रेंड्स मेंबरशिप लेना चाहते हैं और मेंबरशिप लेके हमसे व्हाट्सएप के थ्रू डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं। तो आइए, ये स्पेशली इंटरव्यू बेस्ड वीडियो रहने वाला है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि व्हाई आईडी फैंस आर नॉट सिचुएटेड बिटवीन एपीएच एंड ईएसपी। कि आईडी फैन कहाँ पे इंस्टॉल रहता है फ्रेंड्स? आईडी फैन आपका ईएसपी एंड चिमनी के बीच में रहता है। एफडी फैन एंड द प्राइमरी एयर फैन कहाँ पे इंस्टॉल रहता है? आपका एपीएच एंड ईएसपी के बीच में इंस्टॉल रहता है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन ये पूछा गया है कि व्हाई आईडी फैन आर नॉट इंस्टॉल्ड बिटवीन एयर प्रीहीटर एंड ईएसपी। मतलब एयर प्रीहीटर और ईएसपी के बीच में आईडी फैन को इंस्टॉल हम लोग क्यों नहीं करते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर इंटरव्यू में ही पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका आंसर क्या आपको देना है कि आईडी फैन किसको हैंडल करता है? पहले जरा सोचिए। आईडी फैन हैंडल द फ्लू गैस, व्हाइल एफडी फैन एंड द प्राइमरी एयर फैन हैंडल द एटमॉस्फेरिक एयर। एटमॉस्फेरिक एयर का टेम्परेचर आपका 30-35 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, बट द आईडी फैन फ्लू गैस को हैंडल करता है जिसका टेम्परेचर आपका बहुत ज़्यादा हाई रहता है। जनरली आपका 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको रहेगा। अगर इफ द आईडी फैन इज इंस्टॉल्ड बिटवीन एयर प्रीहीटर एंड द ईएसपी, इट्स फैन साइज इंक्रीज हो जाता। अभी जो आपका आईडी फैन का जो फैन साइज है उससे बड़ा साइज आपको लग जाता। क्यों? क्योंकि आपका फ्लू गैस का जो टेम्परेचर बिटवीन द एपीएच एंड ईएसपी आपका बहुत ज़्यादा हाई रहता है, 140 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। 140 से 145 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है एपीएच के आउटलेट में। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा। क्योंकि फ्लू गैस का क्या होता है सॉरी, फ्लू गैस का क्या है कि जितना ज़्यादा आपका टेम्परेचर रहेगा उतना उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द गैस ज़्यादा रहेगा, और जितना ज़्यादा स्पेसिफिक वॉल्यूम रहेगा उसको फैन का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि उसका वॉल्यूम ज़्यादा वॉल्यूम हैंडल करना है फ्लू गैस को। तो अगर आपका आईडी फैन एपीएच एंड ईएसपी के बीच में अगर इंस्टॉल रहता तो ड्यू टू द हाई टेम्परेचर ऑफ द फ्लू गैस इट्स स्पेसिफिक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता। देन आईडी फैन हैव टू हैंडल द मोर वॉल्यूम ऑफ द फ्लू गैसेस। इस कारण से क्या होता है कि आपका मोटर का साइज बढ़ाना पड़ता। मोटर का साइज जो होता है वो इंक्रीज हो जाता, फैन का साइज आपका इंक्रीज हो जाता, उससे आपका एनर्जी कंजम्पशन आपका बढ़ जाता, आपका एपीसी ऑफ द पावर प्लांट आपका बढ़ जाता, इंक्रीज हो जाता। अभी क्या है, अभी आपका ईएसपी के आउटलेट और चिमनी के बीच में रहता है जहां इसका टेम्परेचर आपका 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, 90 से 100 डिग्री सेल्सियस। और 90 से 100 डिग्री सेल्सियस के कारण क्या होता है, इसका टेम्परेचर कम रहता है तो वॉल्यूम इसका कम हो जाता है, तो फैन का साइज भी आपका कम हो जाएगा, मोटर का साइज भी आपका कम हो जाता है। तो एज द टेम्परेचर ऑफ द फ्लू गैस डिक्रीजेस, इट्स स्पेसिफिक वॉल्यूम इज ऑल्सो डिक्रीजेस। सो इन दैट केस इसका मोटर का साइज एंड फैन का साइज आपको कम रहता। लेकिन अगर हम एयर प्रीहीटर एंड ईएसपी के बीच में अगर इंस्टॉल करते हैं तो फैन का साइज बड़ा हो जाता, मोटर का साइज बड़ा हो जाता, हाई एम्पियर लेता, एंड आपका क्या होता, इरोजन एंड कोरोजन का भी चांस बढ़ जाता, फैन ब्लेड भी डैमेज हो सकता था, एपीसी भी आपका बढ़ जाता। तो इसलिए हम लोग आईडी फैन को ईएसपी एंड चिमनी के बीच में इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, सेकंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ईएसपी का चार्जिंग क्राइटेरिया क्या है? आपको क्या देख के ईएसपी को चार्ज करना है? आपको इलेक्ट्रिकल को इन्फॉर्म करना है कि भाई आप ईएसपी को चार्ज करना है। ईएसपी क्या करता है? डस्ट को रिमूव करता है फ्रॉम द फ्लाई गैस।
ईएसपी का मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि ईएसपी कैसे वर्क करता है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्या होता है, उसका रैपिंग मोटर आपका कैसे वर्क करता है, कलेक्टिंग प्लेट रहता है, किस प्रकार से आपका डस्ट जो है वो सेपरेट होता है फ्रॉम द फ्लू गैस। डिटेल वीडियो में इस पर बनाऊंगा। देखिए ईएसपी का चार्जिंग का क्राइटेरिया बड़ा सिंपल है। देखिए ईएसपी को चार्ज तभी करना है जब आपका सारा का सारा ऑयल गन आपका रिमूव हो चुका हो। जब बॉयलर को लाइटअप करते हैं तो हम चूंकि गन से लाइटअप करते हैं, धीरे धीरे हम लोग लोड बढ़ाते जाते हैं, 350 के आसपास सारा ऑयल गन को हम लोग रिमूव कर देते हैं। तो जब आपका सारा ऑयल गन रिमूव हो गया है, एंड सेकेंड जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि द फ्लू गैस टेम्परेचर एट द एपीएच आउटलेट 120 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। एपीएच मिनिमम 120 डिग्री सेल्सियस से अगर ऊपर रहेगा और ऑयल गन आपका सर्विस में नहीं है, देन आप ईएसपी को चार्ज कर सकते हैं। तो ईएसपी चार्जिंग का क्राइटेरिया क्या है? आपका ऑयल गन रिमूव होना चाहिए एंड द फ्लू गैस टेम्परेचर एट द एपीएच आउटलेट मिनिमम आपका 120 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अच्छा, ये 120 डिग्री सेल्सियस हम लोग क्यों मेंटेन रखते हैं या उससे ज़्यादा हम लोग क्यों मेंटेन करते हैं? क्योंकि एक आपका एसिड ड्यू पॉइंट होता है। आपका फ्लू गैस के अंदर आपका क्या है, SO2 एंड SO3 रहता है। अगर आप एसिड ड्यू पॉइंट मेंटेन नहीं कीजिएगा तो उसमें वाटर वेपर जो होता है, वाटर वेपर एंड SO2 एंड SO3 मिलके आपका सल्फोनिक एसिड एंड द सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, H2SO3 एंड H2SO4 बनाता है। जैसे ही आपका टेम्परेचर एसिड ड्यू पॉइंट से नीचे गया, आपका ये जो H2SO4 जो है वेपर फॉर्म में है अभी, वो आपका लिक्विड बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, और जो भी मिलेगा मेटल पार्ट उसको करोड कर देगा, ईएसपी प्लेट को करोड कर देगा, डक्ट को आपको करोड कर देगा। तो इसलिए हम लोग एसिडिक ड्यू पॉइंट जो है उससे ज़्यादा मेंटेन रखते हैं ताकि आपका H2SO4 है वेपर फॉर्म में निकल जाए। वेपर फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है, H2SO4 अगर वेपर फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं करता है, लेकिन अगर जैसे ही वो कंडेंस करके लिक्विड बनता है देन इट क्रिएट्स ए प्रॉब्लम। तो ईएसपी का चार्जिंग क्राइटेरिया इसलिए हम लोग 120-130 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जब तक फ्लू गैस टेम्परेचर ना आ जाए तब तक हम लोग इसको चार्ज नहीं करते हैं। और हम लोग फ्लू गैस का टेम्परेचर 130-140 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है। अगर आप मेंटेन नहीं करते हैं तो आपका डक्ट वगैरह सब करोड हो जाएगा। तो एसिडिक ड्यू पॉइंट से हम लोग को ज़्यादा मेंटेन करना है फ्लू गैस टेम्परेचर एट द एपीएच आउटलेट। ठीक है, ये आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटरव्यू में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका ड्रम में भी सेफ्टी वाल्व लगा रहता है। ड्रम में आपका टोटल 6 सेफ्टी वाल्व रहता है। एमएस लाइन में आपका दोनों साइड 2-2 सेफ्टी वाल्व रहता है। एचआरएस में भी आपका 2-2 सेफ्टी वाल्व है और सीआरएस में भी आपका सेफ्टी वाल्व लगा रहता है। मान लीजिए अचानक किसी कारण से आपका ड्रम का प्रेशर बढ़ रहा है, ड्रम का प्रेशर बढ़ेगा तो मेन स्ट्रीम प्रेशर बढ़ रहा है, तो किसका सेफ्टी वाल्व फर्स्ट पॉपअप करेगा? ड्रम का सेफ्टी वाल्व पहले पॉपअप करेगा कि मेन स्ट्रीम का सेफ्टी वाल्व पॉपअप करेगा? अक्सर ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि सीआरएस का सेफ्टी वाल्व पहले पॉपअप करेगा कि एचआरएस का सेफ्टी वाल्व पहले पॉपअप करेगा? अगर किसी कारण से आपका ड्रम प्रेशर बढ़ रहा है, ड्रम प्रेशर बढ़ने से मेन स्ट्रीम प्रेशर आपका बढ़ने लगता है, तो ड्रम का सेफ्टी वाल्व पहले पॉपअप करेगा कि मेन स्ट्रीम का सेफ्टी वाल्व पॉपअप पहले करेगा? तो आपका डिजाइन के हिसाब से सबसे पहले आपका मेन स्ट्रीम का सेफ्टी वाल्व पॉपअप करना चाहिए। अगर ड्रम का प्रेशर बढ़ रहा है, मेन स्ट्रीम प्रेशर भी बढ़ेगा, तो सबसे पहले आपका मेन स्ट्रीम एमएस का सेफ्टी वाल्व को पॉपअप करना चाहिए। ड्रम का सेफ्टी वाल्व का हम लोग सेटिंग करते हैं कि वो पॉपअप बाद में करे। अगर एमएस का सेफ्टी वाल्व पॉपअप करेगा तो फिर आपका ड्रम का सेफ्टी वाल्व पॉपअप नहीं करेगा। तो इस दोनों में जब भी सेफ्टी वाल्व पहले अगर कोई पॉपअप करना चाहिए तो मेन स्ट्रीम का एमएस का सेफ्टी वाल्व पहले पॉपअप करना है। क्यों करता है पहले पॉपअप करना चाहिए? देखिए, अगर आपका मेन स्ट्रीम जो ड्रम का जो स्टीम निकलता है वो कहाँ जाता है? ड्रम से जो स्टीम निकलता है वो आपका रेडिएंट रूफ से होता हुआ, LTSS होता हुआ, डिविजनल के बाद प्लेटेन, प्लेटेन के बाद आपका एमएस स्टीम में आता है, एमएस लाइन में आता है। तो अगर किसी कारण से आपका फ्यूल में चेंज हुआ, लोड में चेंज हुआ, लोड का अगर सडन ड्रॉप होता है तो मेन स्ट्रीम प्रेशर और ड्रम प्रेशर इंक्रीज करेगा, तो उसमें आपका मेन स्ट्रीम का सेफ्टी वाल्व पहले पॉपअप करना चाहिए। तो मेन स्ट्रीम का सेफ्टी वाल्व पॉपअप करने से क्या होता है कि आपका सर्किट कंप्लीट रहेगा। आपका ड्रम से स्टीम निकलेगा और आपका LTSS कॉइल होता हुआ, डिविजनल कॉइल होता हुआ, प्लेटेन से होता हुआ अल्टीमेट आपका एमएस लाइन में आएगा, लेफ्ट एंड राइट, वहाँ के सेफ्टी वाल्व के थ्रू एटमॉस्फेयर में जाएगा, तो आपका एक सर्किट कंप्लीट रहेगा। अगर ड्रम का सेफ्टी पॉपअप करेगा तो क्या होगा कि ड्रम से सारा जो भी स्टीम होता है, एक्सेस स्टीम, वो आपका ड्रम से ही डायरेक्ट निकल जाएगा एटमॉस्फेयर में।
तो आपका जो भी सुपर हीटर कॉइल है, एलटीएसएस कॉइल हो या डिविजनल कॉइल हो या प्लेटन कॉइल हो, उसमें स्टार्वेशन होने का चांस रहेगा, उसमें सफिशिएंट स्टीम का फ्लो नहीं होगा। कारण कि आपका ड्रम से ही स्टीम तो इस सब में जा रहा था, और अगर ड्रम का सेफ्टी वॉल्व अगर पहले पॉपअप करेगा तो क्या होगा कि वो स्टीम तो एक्सेस स्टीम तो बाहर निकल गया, एटमॉस्फेयर में चला गया, तो जो स्टीम का फ्लो आपका सुपर हीटर तरफ होना चाहिए था वो कम होगा, और अगर उस कम होने से क्या होता है कि आपका उसमें स्टार्वेशन होने का चांस रहेगा और आपका ओवर हीटिंग रहेगा, ट्यूब फेल्योर होने का चांस बढ़ जाता है। तो इसलिए ऐसा डिजाइन किया जाता है कि आपका कि एमएस का सेफ्टी वॉल्व पहले पॉपअप करना चाहिए। सिमिलर क्वेश्चन सिमिलर है कि आपका एचआरएस एंड सीआरएच में पहले किसका सेफ्टी वॉल्व पॉपअप करना चाहिए, तो आपका एचआरएस का सेफ्टी वॉल्व पॉपअप करना चाहिए। कारण कि स्टीम जो होता है वो एचआरएस से आपका रीहीटर इनलेट हेडर में जाता है, वहां से कॉइल बनाता हुआ रीहीटर आउटलेट में आता है, वहां से आपका एचआरएस में आता है। एचआरएस का सेफ्टी वॉल्व पॉपअप करेगा तो आपका सर्किट कंप्लीट रहेगा, आपका स्टार्वेशन होने का चांस नहीं रहेगा। लेकिन अगर एचआरएस का अगर सेफ्टी वॉल्व पॉपअप करेगा तो जो भी स्टीम रहेगा वो एचआरएस से सेफ्टी वॉल्व के थ्रू एटमॉस्फेयर में निकल जाएगा। तो जो आपका रीहीटर इनलेट हेडर से आउटलेट हेडर में आएगा, एचआरएस में आएगा, उसमें स्टार्वेशन रहेगा, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्टीम का फ्लो नहीं होगा, उससे आपका ओवरहीट हो जाएगा, फेल्योर होने का चांस बढ़ जाता है। इसलिए एचआरएस और सीआरएस में सबसे पहले जो सेफ्टी वॉल्व पॉपअप करेगा वो एचआरएस का करना है। ड्रम और एमएस लाइन में अगर सेफ्टी वॉल्व जिसका पॉपअप पहले करना है वो एमएस का सेफ्टी वॉल्व पॉपअप करेगा। व्हाट विल हैपन इफ इकोनोमाइजर इनलेट फीड वाटर टेम्परेचर ड्रॉप्स? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट विल हैपन इफ इकोनोमाइजर इनलेट फीड वाटर टेम्परेचर ड्रॉप। आपका इकोनोमाइजर के इनलेट में फीड वाटर का जो टेम्परेचर होता है वो जनरली आपका कितना रहता है, 270 से 290 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, 270, 275, 280 तक रहता है। और एपीएच के आउटलेट में आपका टेम्परेचर 315 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। मीन्स ये प्योर सैचुरेटेड वाटर बन जाता है। ये आपका सबकूल्ड वाटर होता है, यहाँ से इकोनोमाइजर से हीट लेके आपका सैचुरेटेड वाटर बनता है, और ये सैचुरेटेड वाटर आपका बॉयलर के पास आपका ड्रम में जाता है। तो क्वेश्चन है कि व्हाट विल हैपन इफ इकोनोमाइजर इनलेट फीड वाटर टेम्परेचर ड्रॉप कर जाता है। मान लीजिए कि 270 जो है वहां पे ना जाके आपका 240 में ही जा रहा है, तो क्या होगा? बड़ा सिंपल है कि इफ द फीड वाटर टेम्परेचर एट द एपीएच इनलेट डिक्रीजेस, तो क्या होगा उससे? द लोअर फीड वाटर टेम्परेचर एट द एपीएच इनलेट may lead to absorption of the heat from the flue gases. Lower feed water temperature at the economizer inlet lead to more absorption of the heat from the flue gases. इकोनोमाइजर का कॉइल कहां पर रहता है? सेकेंड पास ऑफ द बॉयलर में रहता है, जहां से आपका फ्लू गैस आता है। फ्लू गैस से हीट इकोनोमाइजर ट्यूब जो होता है, इकोनोमाइजर कॉइल जो होता है, वो फ्लू गैस से हीट एब्जॉर्ब करता है और वो हीट वाटर को ट्रांसफर करता है और वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करता है। लोअर द फीड वाटर टेम्परेचर एट द इकोनोमाइजर्स inlet lead to more absorption of the heat from the flue gas. फ्लू गैस से बहुत ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा, and this causes the reduction of the full आपका फ्लू गैस टेम्परेचर and causes the acid corrosion. उससे क्या होगा कि फ्लू गैस का टेम्परेचर आपका डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा हीट फ्लू गैस से एब्जॉर्ब करेगा, फ्लू गैस का टेम्परेचर आपका एपीएच इनलेट में एंड ईएसपी इनलेट में आपका डिक्रीज हो जाएगा, और जैसे वह एसिड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से नीचे जाएगा एसिड करोजन कर देगा। तो मेजर आपका ड्रॉबैक यही है। अगर आपका फ्लू गैस आपका इकोनोमाइजर इनलेट में अगर फीड वाटर टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा। फ्लू गैस और वाटर के बीच का टेम्परेचर गैप जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हीट वो एब्जॉर्ब करेगा, और ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा तो फ्लू गैस का टेम्परेचर ही ड्रॉप कर जाएगा, और जैसे ही वो एसिडिक ड्यू पॉइंट के नीचे गया आपका एसिड करोजन शुरू कर देगा। तो ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं एक क्वेश्चन लिखा हूं कि व्हाट इज द रिकमेंडेड फ्लू गैस टेम्परेचर एट द एपीएच एंड ईएसपी। रिकमेंडेड फ्लू गैस टेम्परेचर कितना होना चाहिए आपका एपीएच आउटलेट एंड ईएसपी इनलेट में? तो मोर देन 140 डिग्री सेल्सियस, मींस आपका एसिडिक ड्यू पॉइंट से ज्यादा होना चाहिए। एसिडिक ड्यू पॉइंट से ज्यादा होना चाहिए। तो देखा गया कि अगर 140 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आप मेंटेन रखते हैं तो आपका एसिड कोरोजन होने का चांस नहीं रहता है। तो रिकमेंडेड फ्लू गैस टेम्परेचर एट द एपीएच एंड ईएसपी
कितना होना चाहिए, मोर देन 140 डिग्री सेल्सियस। इसलिए आपको ठंड के समय में हम लोग एस्केप को चार्ज करते हैं, जो स्टीम पीआरटीएस से स्टीम लेके हम लोग क्या करते हैं, जो आपका सेकेंडरी एयर है, सेकेंडरी एयर को हम लोग हीट करते हैं ताकि सेकेंडरी एयर बहुत ज़्यादा फ्लू गैस से हीट को एब्जॉर्ब ना कर सके। ठीक है, तो हम लोग 140 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मेंटेन करते हैं फ्लू गैस टेम्परेचर को। फ्रेंड, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट विल हैपन इफ इकोनोमाइजर आउटलेट फीड वाटर टेम्परेचर इंक्रीजेज मोर देन द डिजाइन वैल्यू। What will happen if economizer outlet feed water temperature increases more than the design value? जनरली इकोनोमाइजर के आउटलेट में जो फीड वाटर का टेम्परेचर है वह 310 से 320 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। मींस आपका सैचुरेटेड वाटर होना चाहिए, नॉट लेस देन नॉट मोर देन सैचुरेटेड वाटर, मींस परफेक्ट सैचुरेटेड वाटर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इकोनोमाइजर आउटलेट फीड वाटर टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो जाता है ज़्यादा तो उससे क्या प्रॉब्लम होगा, क्या दिक्कत हो जाएगा। देखो, मोर फीड वाटर टेम्परेचर एट द इकोनोमाइजर आउटलेट, अगर इकोनोमाइजर आउटलेट में अगर फीड वाटर टेम्परेचर अगर ज्यादा हो जाता है, मे लीड टू स्टीमिंग ऑफ द वाटर which could ultimately causes overheating and the failure of economizer tube, and this may happens in the low load operations। क्या होता है कि आपका इकोनोमाइजर के इनलेट से आउटलेट कॉइल में आपका वाटर ही होना चाहिए, स्टीम का फॉर्मेशन नहीं होना है। अगर स्टीम का फॉर्मेशन अगर हो गया तो क्या होता है कि स्टीम जो होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, वो उतना ज़्यादा वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, और जब हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो ट्यूब जो इकोनोमाइजर ट्यूब जो होता है वह ओवर हीटिंग हो जाएगा एंड द फेलियर होने का चांस रहेगा। तो आपको वहाँ सैचुरेटेड वाटर बनाना है, स्टीम का फॉर्मेशन नहीं होना। स्टीम का फॉर्मेशन आपका वाटर वॉल में होगा, चूंकि वाटर वॉल का अलग ट्यूब होता है, अलग डिजाइन होता है। तो आपको क्या करना है कि न्यूक्लिएट, जनरली वाटर ट्यूब में क्या होता है, न्यूक्लिएट बॉइलिंग का फॉर्मेशन, फिल्म बॉइलिंग नहीं होना चाहिए। अगर इकोनोमाइजर ट्यूब में अगर स्टीम का फॉर्मेशन अगर हो गया तो क्या होगा, ट्यूब का इकोनोमाइजर ट्यूब का ओवर हीटिंग होगा, फेलियर होने का चांस रहेगा, क्योंकि स्टीम हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करेगा, और क्या होगा, वो सारा का सारा हीट जो होता है वह इकोनोमाइजर ट्यूब के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, उससे वो ओवर हीट होगा एंड फेलियर होने का चांस बढ़ जाता है। इसलिए हमको इकोनोमाइजर आउटलेट फीड वाटर टेम्परेचर को भी कंट्रोल करना है, आपको 300-315 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही मेंटेन करना है। क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट पूछा जाता है इंटरव्यू में कि व्हाई ऑक्सीजन एनालाइजर इज इंस्टॉल्ड बिटवीन इकोनोमाइजर एंड द एपीएच। ऑक्सीजन एनालाइजर का क्या फंक्शंस है एंड ऑक्सीजन एनालाइजर कहाँ पे इंस्टॉल रहता है। तो ऑक्सीजन एनालाइजर क्या करता है, एक्सेस ऑक्सीजन परसेंटेज को मेजर करता है। ऑक्सीजन एनालाइजर क्या करता है कि एक्सेस ऑक्सीजन कितना है आपका फ्लू गैस में, उसको ये मेजर करता है। ऑक्सीजन एनालाइजर कहाँ पे इंस्टॉल रहता है, तो बिटवीन द इकोनोमाइजर एंड द एपीएच के बीच में। जनरली आपका जो फ्लू गैस का डक्ट एपीएच में आता है, तो उसी डक्ट एपीएच के पहले ही आपका ये इंस्टॉल रहता है। तो ऑक्सीजन एनालाइजर हम लोग इंस्टॉल क्यों करते हैं इकोनोमाइजर एंड एपीएच के इनलेट में, तो बड़ा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मैंने डिटेल वीडियो बनाया है फ्रेंड्स। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट इंटरव्यू बेस्ड वीडियो पे जाइएगा, वहाँ पे आपको ऑक्सीजन एनालाइजर किस टाइप से वर्क करता है, किस प्रिंसिपल पर ये काम करता है, ऑक्सीजन एनालाइजर हम लोग क्यों इंस्टॉल करते हैं बिटवीन द इकोनोमाइजर एंड द एपीएच, एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई द ऑक्सीजन एनालाइजर इज इंस्टॉल आफ्टर द एपीएच। जो एपीएच आउटलेट फ्लू गैस का जो डक्ट है वहाँ पे भी हम लोग क्यों इंस्टॉल करते हैं, वहाँ पे आपको क्या बताता है, एपीएच लीकेज क्या होता है, ये आपको सारा इंफॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगा। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट इंटरव्यू बेस्ड वीडियो पे जाइएगा, आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। इसके बाद एट व्हाट ड्रम प्रेशर वी क्लोज सुपर हीटर ड्रेन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सुपर हीटर ड्रेन को हम लोग क्लोज कब करते हैं, आफ्टर द बॉयलर लाइट अप। तो जब ड्रम प्रेशर 8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है, अगर ड्रम प्रेशर 8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, देन यू कैन क्लोज सुपर हीटर ड्रेन। सुपर हीटर ड्रेन क्लोज करने का आपका 8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। ड्रम वेंट एंड सुपर हीटर वेंट को क्लोज करने का क्राइटेरिया है आपका 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे। स्टार्ट ऑफ वेंट स्टॉप करने का क्राइटेरिया क्या है, जब आप एचपीएलपी बाईपास को चार्ज करते हैं, देन यू कैन स्टॉप क्लोज स्टार्ट ऑफ वेंट। सबका अलग अलग क्राइटेरियाज है।
अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट आर द रीजंस फॉर फेल्योर ऑफ सुपर हीटर कॉइल्स। सुपर हीटर कॉइल्स में आपका क्या क्या आता है, आपका प्लेटेंट, डिविजनल, एलटीएसएच कॉइल्स वगैरह आता है। तो एलटीएसएच कॉइल हो, डिविजनल्स हो या प्लेटेंट सुपर हीटर कॉइल्स में अक्सर आपका ट्यूब लीकेज हो जाता है। उसका क्या प्रोबेबल रीजंस है फॉर द फेल्योर ऑफ सुपर हीटर कॉइल्स। तो फ्रेंड्स, आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस आप बोलिएगा कि इरोजन ड्यू टू द हाई फ्लू गैस का वेलोसिटी हाई रहने से आपका अगर कोल में फ्लाई ऐश का कंटेंट अगर ज़्यादा है, ऐश का कंटेंट अगर ज़्यादा है, उससे आपका इरोजन होने का चांस रहता है। खास करके आपका सेकंड पास में आपका फ्लू गैस का वेलोसिटी ज़्यादा अगर है तो वहाँ से आपका क्या होता है, इरोजन होने का चांस रहता है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रीजन है, वो आपका इरोजन ड्यू टू द हाई फ्लू गैस। सेकेंड है आपका क्या कि ओवर हीटिंग ड्यू टू द इनसफिशिएंट फ्यूल। आपका ओवर हीटिंग हो जाता है। क्या होता है ओवर हीटिंग में, मान लीजिए अगर आप ऑक्सीजन का परसेंटेज अगर आप सही से नहीं रखते हैं, आप अगर एक्सेस ऑक्सीजन जो एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन अगर प्रोवाइड नहीं करते हैं तो कोल क्या होता है कि जहां भी उसको ऑक्सीजन मिलेगा वहां पे वो बर्निंग हो जाएगा, और जैसे ही वहां पे बर्निंग होगा वहां पे अचानक टेम्परेचर हाई हो जाता है, ओवर हीटिंग हो जाता है, और सारा का सारा हीट कहाँ है, ट्यूब में एब्जॉर्ब हो जाता है, और उससे क्या होता है कि ट्यूब लीकेज होने का चांस आपको बढ़ जाता है। तो सेकंड पॉइंट क्या है, ओवर हीटिंग ड्यू टू द इनसफिशिएंट फ्यूल एंड एयर मिक्सर। थर्ड आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंटरनल स्केलिंग विच आल्सो प्ले ए मेजर रोल फॉर द फेल्योर ऑफ सुपरेटर कॉइल्स। इंटरनल स्केलिंग, ऐसे हम लोग डिमिनरलाइज वाटर यूज करते हैं, उसमें जितना भी पीएच वैल्यू हम लोग मेंटेन रखते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हम लोग लिमिट में रखते हैं। बट क्या होता है कि कभी कभी आपका डीओ बढ़ गया अचानक से, या पीएच का वैल्यू अगर बढ़ जाता है, तो ट्यूब के इंटरनल सरफेस पे आपका स्केल का फॉर्मेशन कर देता है। और जो हीट का जो ट्रांसफर कैसे होता है, हीट का जो ट्रांसफर होता है थ्रू द आउटर सरफेस से इनर सरफेस पे आता है, इनर सरफेस से आपका वाटर में हीट ट्रांसफर करता है। अगर अंदर में स्केल का अगर फॉर्मेशन हो जाएगा तो जो स्केल जो होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। तो जो भी हीट ट्यूब एब्जॉर्व करेगा वो हीट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्केल, वो हीट आपको वाटर में ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। तो क्या होता है, वो हीट क्या होगा, ट्यूब एब्जॉर्ब करते जाएगा, ट्यूब अल्टीमेट ओवर हीट हो जाएगा और ट्यूब लीकेज हो जाता है। तो इंटरनल स्केल ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द ये फेल्योर। एंड फोर्थ जो होता है वह प्राइमिंग होता है, कि अगर आप सही ढंग से प्राइमिंग अगर आप नहीं करते हैं तो आपका सुपरेटर कॉइल आपका फेल्योर हो सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका सुपरेटर कॉइल के फेल्योर होने का, आप उसको बोल सकते हैं। व्हाट आर द रीजंस फॉर ओवर हीटिंग बॉयलर प्रेशर पार्ट। बॉयलर प्रेशर पार्ट में जो आपका वाटर वॉल आ गया, आपका सुपर हीटर कॉइल्स आ गया, रीहीटर कॉइल्स वगैरह आ जाता है, वो ओवर हीट क्यों हो जाता है, उसका ओवर हीटिंग होने का क्या चांसेज है, क्योंकि इसी ओवर हीटिंग के कारण आपका ट्यूब लीकेज होता है। तो व्हाट इज द पॉसिबल रीजंस फॉर ओवर हीटिंग बॉयलर प्रेशर पार्ट, उसका भी आपको आंसर देना है। तो उसका जो फर्स्ट पॉइंट होगा कि फॉर्मेशन ऑफ इंटरनल स्केलिंग। अगर इंटरनल स्केलिंग का अगर फॉर्मेशन हो गया तो आपका प्रॉपर हीट ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि इंटरनल स्केलिंग क्या होता है, स्केल जो होता है बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। तो जो भी ट्यूब हीट एब्जॉर्ब करेगा वो वाटर में ट्रांसफर नहीं करेगा, तो सारा का सारा हीट क्या होगा, ट्यूब के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा और धीरे धीरे वो ओवर हीट हो जाएगा, और जैसे ओवर हीट होगा ट्यूब लीकेज होने का चांस हो जाएगा, फेल्योर हो जाता है। तो इंटरनल स्केलिंग आपका मेजर रोल प्ले करता है। सेकेंड जो होता है, अगर आप मोर फायरिंग रेट आप दिए हुए हैं, बहुत ज़्यादा आप कोल दिए हुए हैं, तो उससे भी आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप ज़्यादा कोल दीजिएगा, ऑक्सीजन ज़्यादा दीजिएगा तो ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ज़्यादा फायरिंग रेट देने से भी आपका ट्यूब का ओवर हीटिंग होने का चांस बढ़ जाता है। थर्ड जो है हाई फ्लू गैस, हायर फ्लू गैस वेलोसिटीज़। अगर आप फ्लू गैस का वेलोसिटी आप ज़्यादा रखते हैं, फ्लू गैस अगर आप ज़्यादा है तो उससे भी आपका ओवर हीटिंग होने का चांस रहता है। तो ये सब क्या पॉसिबल रीजंस हैं फॉर द ओवर हीटिंग ऑफ द बॉयलर प्रेशर पार्ट। सेकेंड, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाएगा इंटरव्यू में कि व्हाट इज द अलाउबल रिडक्शन ऑफ ट्यूब थिकनेस, कि ट्यूब थिकनेस का कितना रिडक्शन अलाउबल है, उसके बाद आपको ट्यूब को चेंज कर देना है, इसका क्या लिमिट है। तो जनरली इट इज अबाउट 20% ऑफ द ओरिजिनल थिकनेस। अगर 20% ऑफ ओरिजिनल थिकनेस तक अगर आ गया है देन आप उस ट्यूब को आप रिड्यूस कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको थिकनेस को रिड्यूस होने के लिए नहीं देना है, ना कहाँ बाद में आपको ट्यूब लीकेज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको दे रहा हूँ, सपोज ए सुपरेटर कॉइल
हैव ओरिजिनल थिकनेस इज 5 mm, मान लीजिए कि उसका ओरिजिनल थिकनेस जो है 5 mm है, देन इट शुड बी रिप्लेस इफ इट्स थिकनेस एट इट्स स्ट्रेट पोर्शन रिड्यूसेज अप टू 4 mm। अगर इसका थिकनेस 4 mm तक आपका रिड्यूस अगर हो गया है, देन आप उस ट्यूब को हटा दीजिए, ट्यूब को रिप्लेस कर दीजिए, नहीं तो आपका ट्यूब लीकेज होने का चांस रहेगा। मीन्स अलाउबल रिडक्शन ऑफ ट्यूब थिकनेस क्या है, अब 20% ऑफ द ओरिजिनल थिकनेस। अगर 5 mm ओरिजिनल थिकनेस है, अगर वो 4 mm तक रिड्यूस हो गया है तो उसके बाद अब नहीं चलेगा ट्यूब, आप उसको रिप्लेस कर दीजिए। तो ये इसका अलाउबल रिडक्शन लिमिट है ट्यूब थिकनेस का। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन जो बॉयलर से पूछा जाता है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन को मैंने कवर करने का कोशिश किया। अगर आपको और भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट जरूर करें, कमेंट में उस क्वेश्चन को लिखें और मैं एक अलग से फिर से एक वीडियो बनाऊंगा। उस सारे क्वेश्चन जो आप लोग के थ्रू, कमेंट के थ्रू जो मेरे पास आएगा, मैं उस सारे क्वेश्चन को कवर करने का कोशिश करूंगा। तो ये वीडियो स्पेशली इंटरव्यू बेस्ड वीडियो है। जो भी पावर प्लांट का इंटरव्यू अगर देने जाते हैं तो उस पर अक्सर यही सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर कोई फ्रेंड मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो मेंबरशिप लेके व्हाट्सएप के थ्रू हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। थैंक यू।